मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मेरे साथ एक बच्चा बैठा है जिसका नाम है सचिन भारद्वाज। रैंक है इसकी 38। एसएससी सीजीएल 2024 में इसका सिलेक्शन हुआ है और अभी ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे इसने ज्वाइन किया है। लेकिन इससे पहले इस बच्चे ने डिविजनल अकाउंटेंट पे सिलेक्शन लिया था 2017 सीजीएल में और इसकी ज्वाइनिंग आई थी पुणे। और उससे पहले इसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट पे भी ज्वाइन की थी। इस इंटरव्यू के थ्रू आप 2-3 चीजें तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहली चीज ये कि जब आपके अंदर का स्टूडेंट खत्म हो जाता है तो दोबारा उसे पकड़ के कैसे जगाया जाए कि वो दोबारा से तैयारी करनी स्टार्ट करे। इस बच्चे ने जब 2017 सीजीएल में इसका सिलेक्शन हुआ उसके बाद इसने फिर दोबारा से कभी सीजीएल का पेपर नहीं दिया। ये बच्चा कंफर्ट जोन में चला गया क्योंकि सरकारी तनख्वाह आने लग गई और 5 साल तक ये डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम करता रहा महाराष्ट्र में, पुणे में, जो कि आप जानते हैं 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और अच्छी पोस्ट होती है। तो इसको कभी जरूरत ऐसी महसूस नहीं हुई कि मुझे दोबारा से तैयारी करनी है। फिर इसको किसी कारणवश लगा कि मुझे अब घर के नजदीक जाना चाहिए। हरियाणा जीन से बच्चा बिलोंग करता है, तो इसने 2024 की तैयारी खुद से स्टार्ट की। सेल्फ प्रिपरेशन से इसने अपना सिलेक्शन लिया। इसमें किसी टीचर का कोई रोल नहीं है, ना इसने कोई ऑनलाइन सेशन लिया, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग ली। अपनी तैयारी खुद ही की और 8 से 9 महीने की तैयारी उस बच्चे से जिसके अंदर का स्टूडेंट खत्म हो चुका है, जिसने पढ़ना छोड़ दिया है। तो ये अनुभव आपके बहुत काम आएंगे। सचिन भाई, आपका स्वागत है इस सेशन में। सचिन, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ मुझे, कहाँ से और ग्रेजुएशन कहाँ से की? मैं सर नरवाना जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। ग्रेजुएशन मेरी फिजिक्स ऑनर्स से है सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से की है मैंने। उसके बाद मैंने मास्टर्स की है हिसार से, और हिसार में एमएससी करते के टाइम भी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी एसएससी सीजीएल की। उससे पहले मुझे सीजीएल का कोई आइडिया नहीं था। 2016 आई थिंक अक्टूबर या नवंबर की बात है जब मैंने स्टार्ट की थी तैयारी करनी। तो 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा वो। अच्छा, और ऑफलाइन कोचिंग ली थी? ऑफलाइन कोचिंग ली थी हिसार से? हाँ, हिसार से। पैरामाउंट से? हाँ, पैरामाउंट से सर। हाँ, पहले पैरामाउंट बहुत फेमस कोचिंग रहता था, हर एक बच्चा जाता था, हम जैसे लोग भी वहीं पढ़ाते थे। और ये बच्चा जिससे पढ़ा है उनका नाम है सुशील सिंह राजपूत सर, और बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात यह है कि 2015-16 के आसपास वो पढ़ने आए थे। वो मुखर्जी नगर, वो मेरे बैच में पढ़ते थे और फिर धीरे धीरे वो ट्रेन होता रहा और बहुत बेहतरीन टीचर बना और अभी वो खुद भी सरकारी नौकरी में है। हाँ। तो 2017 में तेरा डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? यस सर। अच्छा, 2017 की फिर ज्वाइनिंग कब आई? 2020 में आई सर। वो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, 3 साल लगे उसको। 2020 में ज्वाइनिंग आई। इन द मेन टाइम फिर मैंने कुछ एग्जाम्स दिए थे। मतलब कब दिए था? एयरफोर्स वाला? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला मैंने 2018 में दिया था। अच्छा। मतलब 2018 में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई और टीयर 3 भी 2018 में ही हुआ था। पर केस की वजह से तो मैंने सोचा कुछ और देखना पड़ेगा, तो मैंने वो एटीसी वाला एग्जाम दिया। तो उसमें 2019 का रिजल्ट में आया उसका रिजल्ट, और उसी टाइम मैंने ज्वाइनिंग कर ली। और ये लगभग 15 महीने के आसपास आप रहे इसमें? हाँ, इसमें 15 महीने। अच्छा, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता क्या है? और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही सरकार की कंपनी है या प्राइवेट है, अंडानी वगैरह की जो सुनते हैं? नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब पीएसयू है वैसे तो। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। और सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं, ये कंट्रोलर होता क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर बेसिकली जैसे प्लेन यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जो पूरा रास्ता होता है उसको पायलट को बताने के लिए एक कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होता है। तो वो जो चैनल होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि जब हवा में प्लेन होता है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है या रास्ता दिखाने के लिए बंदा चाहिए होता है, तो हवाई जहाज को सीधा रास्ता नहीं दिखाई देता? रास्ता नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अब भी एक एयरक्राफ्ट नहीं होता। एक टाइम पे काफी सारे एयरक्राफ्ट होते हैं और वो इतनी स्पीड में होते हैं कि आप नहीं उनको चैनल, मतलब यू नीड समवन जो चैनलाइज कर पाए उनको। तो एक पूरा एक नेटवर्क है, जैसे अपने यहाँ पे रोड होती हैं। अच्छा। ऐसे ही पूरे एयर स्पेस में एक रोड का मैप। अच्छा, तुमने उसको डिवाइड किया हुआ? डिवाइड किया हुआ पूरा जो एयर स्पेस है ना, ये एक हर एक लेवल में डिवाइडेड है। जैसे 10,000 फीट से स्टार्ट होता है फ्लाइट लेवल, फिर
11,000 12,000 ऐसे चलता है। तो फ्लाइट लेवल होते हैं उसमें, हर एयरक्राफ्ट एक टाइम पे एक ही फ्लाइट लेवल में उड़ता है। जैसे अच्छा, इसका मतलब तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे इतनी हाइट पे एक ही फ्लाइट रहेगी, इतनी हाइट पे दूसरी रहेगी, इतनी तीसरी, ताकि आपस में कोलैप्स ना हो। यस सर। और अगर फ्लाइट ऐसे आ गई तो एक ऐसे जा रही और एक ऐसे जा रही तो और वो टाइम के डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी हाइट का वेरिएशन लेके चलते हैं। डिस्टेंस जो होता है बेसिकली, जैसे यहाँ से एयरक्राफ्ट ऐसे जाना है तो उनके बीच में हर एक का पैरामीटर मतलब जो फिक्स है, 10 मिनट का 15 मिनट का गैप होना चाहिए। समझ गया। यहाँ से चला गया, उसके बाद 15 मिनट होगी, फिर वो जाएगा सेम लेवल पे। एक चीज मैंने देखी है कि हम पहले पालम में रहते थे और पालम एयरपोर्ट सुना होगा, है ना? तो पहले पालम एयरपोर्ट था, फिर ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहीं से बना। तो वहां मैं हमेशा देखता था अपनी छत पे कि जैसे ही कोई हवाई जहाज जाता है तो एक रास्ते को फॉलो करता है। जैसे यहाँ से उड़ा तो वो यहाँ से यूं ही घूमता, वो ऐसे ही घूमता हुआ जाता है। तो इनको कुछ ऐसा बता रखा है कि तुम्हें ये बिल्कुल यही फॉलो करना है, या पायलट की मर्जी होती है कि यहाँ से नहीं तो चलो यहाँ से ले लेता है, ऐसा कुछ रहता है एक्चुअली क्या? और इसकी तुम ऑब्जर्वेशन करते हो कि वो गलती तो नहीं कर रहा? हाँ, ऑब्जर्वेशन तो नहीं, पर हमें उसको मतलब रूट बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर एक का एक रूट डिसाइडेड होता है। आपको किसी भी डायरेक्शन में जाना है, कहीं से भी जाना है, तो उसका रूट डिसाइडेड होता है। आप जैसे 2000 किलोमीटर टेक ऑफ किया आपने, वहां से 10 डिग्री टर्न लेना है तो 10 डिग्री ही लेना, आप 11 डिग्री नहीं ले सकते वहां से। क्या तुम लोगों को एज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये पता होता है कि उसने 10 डिग्री लिया कि 11 डिग्री लिया या 20 डिग्री लिया? नहीं, ये तो पता होता है कि सर वो कितना मतलब मुड़ा है, जो चैनल फॉलो किया है या नहीं किया है वो दिखता है रडार पे। अच्छा, वो रडार में दिखता है वो कि वो कौन सा रूट फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जैसे हम वो मूवी में दिखते हैं कि उरी मूवी आई थी, उरी द स्ट्राइक, उसमें दिखाते हैं कि वो ऐसे गोल गोल रडार रहते हैं और उसमें जब भी कोई हवाई जहाज आता है तो वो नीली इमेज दिखाई देने लग जाती, पक्षी जैसी कि कोई एंट्री कर गया। ऐसे तुम लोगों को पता रहता है? वो तो पता रहता है, ये तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाला सीन था। अच्छा। तो पर जैसे जो सिविल वाले होते हैं उसमें तो प्रॉपर चैनल होता है, वो आपको मतलब काफी दूर से भी पता चल जाता है हर एक का। जैसे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा होता है, जो सीनियर वाले होते हैं, उनके यहाँ पे रडार लगा होता है, रडार कंट्रोलर बोलते हैं जिसे। तो उनके रडार में दिखता रहता है कौन एयरक्राफ्ट आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किस लेवल पे है, हर एक मतलब किस फ्लाइट लेवल पे उड़ रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, तो उसमें हर एक डिस्क्रिप्शन होता है। अच्छा, एक चीज बताना कि जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, पटना एयरपोर्ट पे जाएं, दिल्ली पे जाएं, तो एक वो बहुत बड़ा मतलब पाइप सा होता है, वो लगातार यूं घूमता रहता है। वो करता क्या है, वो काम क्या होता है उसका? एक्चुअली वो रडार होता है। एक इसकी एटीसी की सैलरी कितनी रहती है ट्रैफिक कंट्रोलर की? इवन जैसे इसमें क्या है, लेवल्स होते हैं, मतलब E1 E2 E3 ऐसे। E1 स्टार्ट होता है 40,000 बेसिक पे से। अच्छा। और फिर प्रमोशन के बाद E2 E3 ऐसे चलता रहता है। और इसकी वैकेंसी कौन निकालता है और हर साल निकलती है, और कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, कब कब निकलती है इसकी वैकेंसी? इसकी वैकेंसीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही निकालता है। और अभी मतलब क्या हो गया, रेगुलराइज हो गया 2020 के बाद से हर साल आने लग गई है लगभग। और पहले 2 साल में एक बार ऐसा सीन चलता था, पर अब हर साल आती है अब वैकेंसी? लगभग हर साल आ जाती है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराता है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता, मतलब पैटर्न क्या होता है? जैसे सीजीएल में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, ऐसे इसमें क्या तरीका? एक्चुअली पहले तो ये MCQ वाला टेस्ट होता है एक। हाँ। उसके बाद होता है वॉइस टेस्ट होता है। क्या होता है वॉइस टेस्ट? मतलब वॉइस टेस्ट में क्या? वॉइस टेस्ट होता है एक्चुअली जो सेकंड स्टेज होती है उसमें वॉइस और ऑडियो और विजुअल टेस्ट होते हैं बेसिकली। अच्छा। जैसे हेडफोन लगा के आपको कुछ आवाज सुनाई जाती है। अच्छा। तो क्लियर नहीं होंगी वो आवाज? क्लियर तो नहीं, मतलब क्लियर होती है उस टाइम पे, तो 1 मिनट के लिए आवाज सुना जाती है। उसके तुरंत बाद आपको 5 MCQ दे दिए जाते हैं। अच्छा, तो उसी आवाज से रिलेटेड? हाँ, उसी से जो आपको ऑडियो सुनाई गई है। तो वो चेक करते हैं कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो 1 मिनट में। तो उसी टाइम पे वो 5 MCQ फिल करने होते हैं और तब देने होते हैं, वो जस्ट विद इन अ मिनट ऐसा होता है। वो वॉइस टेस्ट और उसके बाद होता है वॉइस टेस्ट, मतलब आपसे थोड़ा पढ़वा के देखेंगे कि आप हर एक वर्ड को प्रॉपरली बोल पा रहे हो नहीं, वो होता है। देखो, एक पहला हुआ कि प्रीलिम्स हुआ, जिसे हम कह सकते हैं MCQ टाइप। MCQ टाइप होता है, वो ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो उसके आधार पे सिलेक्शन होता है या बाकी सारे मिला के लेते हैं? एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट वाला तो उसके बेस पे कट ऑफ लगती है पहले। तो उसके बाद जो लिस्ट आई उनको वॉइस टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। ठीक है। तो जो वॉइस टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वॉइस या फिर जिसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। तो जो ऑडियो वाले में आपको ईयरफोन लगा के दे देंगे, आपको सुनना आवाज, उस पर MCQ करना है। वीडियो वाले में आपको वीडियो दिखा देंगे 1 मिनट की, और उसके बेस पे MCQ पूछेंगे आपसे, मतलब जस्ट 5 मिनट, वो 1 मिनट के अंदर हो जाता है, वो ज्यादा उसमें टाइम टेकिंग नहीं होता। अच्छा, एक ही सवाल रहता, मतलब एक ही ऑडियो सुनाते हैं? एक ही मिनट का होता है वो। और उसके बाद फिर थोड़ा सा बुलवा के देखते हैं आपसे, हर एक पैरा पढ़वाते हैं बेसिकली।
तो वो पढ़वाते हैं और आप एक हर एक वर्ड को बोल पा रहे हैं कि नहीं। जनरली क्या होता है 80 to 90% लगभग इसमें पास कर जाते हैं अच्छा, वॉइस टेस्ट वाले को। इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बस ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। आपको देख रहे हो कि आप उसको थोड़ा रिटेन कर पा रहे हो, बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि सुन ही नहीं रहा कुछ या बिल्कुल गलती हर एक वर्ड को प्रोनाउंस तो उतना फोकस है कि नहीं है? हाँ, इतना फोकस है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद कुछ होता है? नहीं, इसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो इसका मतलब मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो प्री होता है, एमसीक्यू होता है, उसी के आधार पर सिलेक्शन। हाँ, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या क्या रहता है, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है? उसमें एक्चुअली 2 सेक्शन होते हैं मेन। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसमें फिजिक्स और मैथ आता है। फिजिक्स आता है ग्रेजुएशन लेवल का। अच्छा, फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल। क्योंकि इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बीएससी होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए। आपको बीएससी विद मैथ कंपलसरी है उसमें, मतलब 1 साल आपने मैथ पढ़ा होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स। तो फर्स्ट सेक्शन में आता है फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो सेकंड सेक्शन होता है उसमें आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 की जीएस और 15 ऐसे मतलब रीजनिंग और ये एसएससी वाला 15, ये 60 नंबर ही आते हैं। तो 60 वो 120 का। और लगभग इसमें हर साल कितनी वैकेंसी आ जाती है? जब मैंने दिया जब तो 200 थी अराउंड, और अभी अंदाजा 400 के अराउंड आई थी। हर साल आती है वैकेंसी? हाँ, लगभग। और इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया सर, पूरे भारत में एयरपोर्ट पे रहेगी? हाँ, एयरपोर्ट पे ही रहेगी, ऑल इंडिया आती है उसमें पोस्टिंग। और इसमें जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन है, इस पे इन हैंड सैलरी कितनी थी आपकी लास्ट में जब आपने छोड़ा? मेरी सर चेन्नई एक मेजर एयरपोर्ट है तो मेरी चेन्नई में पोस्टिंग थी। वहां पे अब 75 कुछ 75 80। वर्किंग आवर्स कितने क्या रहते हैं, टाइम शेड्यूल? वर्किंग आवर्स एक्चुअली इसमें वर्किंग आवर्स 6 आवर्स ही रहता है। तो 6 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद आप एक दिन मॉर्निंग होगी, नेक्स्ट डे आपको आफ्टरनून होगी, अगले दिन नाइट होगी ड्यूटी। अच्छा, फिर आपको 2 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर मॉर्निंग। तो ऐसे अल्टरनेट डे चलता है उसमें। और इसमें काम की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा स्किल है जो आपका ज्यादा यूज होता है, फोकस ज्यादा यूज होता है, या मतलब अवेयरनेस ज्यादा यूज हो रही है, या फिजिक्स ज्यादा यूज हो रही है ड्यूटी करते हो? और पायलट से तुम्हारा कम्युनिकेशन होता था या तुम्हारे सीनियर मोस्ट का होता था? हमारे सीनियर्स का होता था। हमारे जब जैसे मैं इनिशियल स्टेज पे ही था जब मैं छोड़ के आया, तो एज अ मतलब जो सीनियर हैंडल करता है, जो पायलट से बात करता है डायरेक्टली, उसके साइड में एक असिस्टेंट टाइप समझ लो आप, वो रहता है। वो स्टार्टिंग में वही देते हैं आपको एज अ वर्क। आप मतलब क्या होता है ना, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाओगे, जैसे अलग से आपको 1 साल के लिए ट्रेन किया जाता है। अच्छा, उसमें एग्जाम होता है, दोबारा ट्रेनिंग होगी आपकी, एक बेसिक ट्रेनिंग अलग से वो 11 महीने की होती है। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे अटैच कर दिए हो, किसी भी एयरपोर्ट में पोस्टिंग आ गई है, वहां पे अलग एग्जाम होता है। वहां पे मतलब आपको जिस भी फील्ड के लिए, मतलब 3 सेक्टर होते हैं, जिस भी सेक्टर में आपको जाना है उसके लिए अलग एग्जाम होता है। तो वो आप जो क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको बैठने दिए जाते हैं, जिस हम बोलते हैं उसको चैनल पे बैठना। अच्छा, चैनल मतलब लाइव चैनल, आप पायलट से बात करोगे तब। तो वो चैनल पे तभी बैठाते हैं जब वो बोर्ड एग्जाम जो होते हैं वो आप क्लियर कर लेते हैं। तो अगर मान लो कोई अमेरिकन पायलट है और हमारी वाली जो इंग्लिश है वो तो थोड़ी खड़ी इंग्लिश हो गई है, लेकिन अमेरिकन वाले आपका समझ पाते हैं लैंग्वेज? समझना मतलब क्या है ना, अभी जैसे पुट कर दिए गए हैं। पहले 1996 के बाद जो चरखी दादरी एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ना आईकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टैंडर्ड्स तो रख दिए हैं इंग्लिश के कुछ, कि आपको मतलब एक लेवल होते हैं, लेवल 4 मिनिमम होना चाहिए। वो एग्जाम वही करवाते हैं। अच्छा, हम तभी आपको वो पोस्ट मिलती है? नहीं, तभी वो करना ही होता है, वो कर भी जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता उसमें। मतलब आपकी थोड़ी वोकल और ये प्रॉपर वर्डिंग सिखाई जाती है। और जो जैसे क्या होता है ABCD होती है, वो मतलब स्टैंडर्ड कर देते हैं हर एक चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ए नहीं बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ताकि वो क्लियर रहे वो। और सबका वो सेम ही रहता है। आपको एग्जांपल, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में। जैसे ELPA बोलना है तो वो E फॉर ईगल ऐसे, मतलब अपनी तरफ से नहीं होता उसमें। जो स्टैंडर्ड होते हैं, L फॉर लीमा ऐसे, P फॉर पापा ऐसे, वो फिक्स होते हैं, वही बोलने होते हैं। अच्छा, ताकि कंफ्यूजन जीरो हो। आप A फॉर एप्पल नहीं बोल सकते, आप A फॉर अल्फा ही बोलना आपको। वो इसलिए स्टैंडर्डाइज कर दिया और इसलिए वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। यार फिर तो ये जॉब छोड़ी क्यों? इसमें तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है।
इंटरेस्ट तो है सर, थोड़ा सा बस पोस्टिंग का इश्यू था, इसलिए मैंने क्या आपकी चेन्नई पोस्टिंग? चेन्नई पोस्टिंग। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो आपको सीजीएचएस कार्ड भी मिला होगा, इससे पहले डिविजनल अकाउंटेंट थे वहां पे भी है, अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी है, तो उसमें कुछ थी फैसिलिटी? फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं उसमें। अच्छा। और ये मतलब बेसिक पे के साथ एक 35% जो पीएसयू को हर एक को मिलता है अच्छा भाई। वो रहता है। और फैसिलिटीज मतलब लोन टाइप मिल जाता है, थोड़ा इनकम इंटरेस्ट रेट पे ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा, जो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, इसके पास क्या स्किल होता है? क्या तुम लोगों को किसी स्टेज पे प्रमोशन होने के बाद इतना स्किल होता है कि हवाई जहाज उड़ाना कैसे है? नहीं, उड़ाने का नहीं हो पाता है। जैसे मान लो बादल में कोई हवाई जहाज है और उसका पायलट कह रहा है मेडे मेडे मेडे, या कोई कुछ भी सिग्नल दे रहा है, तो तुम तो उसको सिर्फ लेंथ और यही सबसे एक्सप्लेन करोगे कि इतनी डेस्टिनेशन है, इतनी हाइट है, इतना एल्टीट्यूड है, बस ये चीज करोगे? ये हम उसको क्या है, रूट गाइड कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, अब जब पायलट होता है अल्टीमेटली क्या होता है ना, उसी को जहाज उड़ाना है। जहाज उड़ाना। तो अब हम क्या कहेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे डे आ गया, अगर वो एयरपोर्ट के पास है तो हम उसको नियर बाय एयरपोर्ट बता देंगे, कितना टाइम लगेगा वो बता देंगे। तो अब उसके ऊपर वो कैसे तुम उसको बताओगे और दूसरा उस एयरपोर्ट को भी वैकेंट कराओगे। काम भी एटीसी का ही होता है कि एयरपोर्ट पे जब जैसे भी फॉर एग्जांपल ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो प्रोटोकॉल होता है, वो पूरा फॉलो करना होता है। समझ। जैसे यहाँ पे आपको एम्बुलेंस रखनी है, एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड और रनवे स्ट्रिप के साथ में मतलब फायर ब्रिगेड हो जानी चाहिए रेडी, वो सब काम एटीसी का होता है। और बाकी लैंड करवाना वो सब पायलट का हैंडल करता है। अच्छा, तुम लोगों का जो ये एटीसी टावर रहता है, जैसे दिल्ली में मैंने देखा है कि बहुत बड़ा टावर है, बहुत ऊंचा है, वो एयरपोर्ट के अंदर होता है कि एयरपोर्ट के बाहर की बिल्डिंग में होता है? नहीं, एयरपोर्ट के अंदर ही होता है, बट रनवे से थोड़ा बाहर, थोड़ा दूर ही होता है वो। मैं इस कंसर्न में पूछ रहा हूँ कि जैसे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह अंदर हम एयरपोर्ट में एज ए पैसेंजर जाते हैं, तो क्या तुम लोगों को भी एयरपोर्ट के अंदर जाना होगा? अलग ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वो वहां पे रहता है, वहां पे आम आदमी नहीं जा सकता, तो वो अलग रहता है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स ही अलग रहता है। अब आते हैं डिविजनल अकाउंटेंट पे, क्योंकि 5 साल का तेरा एक्सपीरियंस है यार, तो डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में बता मुझे 3 चीजें। सबसे पहला तो ये कि डिविजनल अकाउंटेंट का काम क्या क्या होता है, ठीक है? दूसरा ये कि इसका प्रमोशन क्या है, और तीसरा ये कि इसके अंदर जो तुम ट्रेनिंग वगैरह करते हो तो क्या उसमें सीए वाला काम सीखते हो या बस एक्सपीरियंस के आधार पर धीरे धीरे अपने आप के स्किल को मजबूत करते हो? आप जब पोस्टिंग होती है डिवीजन में तो 2 तरह के काम होते हैं, कोई भी मतलब कई टाइप के डिविजन्स होते हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। तो वहां पे यूजुअली एक टेक्निकल काम होता है, एक फाइनेंशियल काम होता है। तो टेक्निकल काम के लिए होती है टीम, होती है जेई हो गया, एसडी हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, ये पूरी टेक्निकल लाइन होती है। जो फाइनेंशियल होता है वो जो पार्ट होता है वो एक डिवीजन का डीए संभालता है। अच्छा। इज द अल्टीमेट मतलब फाइनेंशियल टीम का वो हेड होता है। अच्छा, तुम लोग मतलब जो डिविजनल अकाउंटेंट है वो ही सारा चेक वगैरह दे रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है? सब कुछ कर रहा होता है वो सर। सरकारी जितने भी काम होंगे उन सब हाँ, उस डिवीजन में जो काम होंगे सर। जैसे मान लो उस डिवीजन में कोई पुल बन रहा है, हाँ सर, तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होगी वो डिविजनल अकाउंटेंट के थ्रू ही तो होगी। फिर तो डिविजनल अकाउंटेंट बहुत कमाता होगा यार इस हिसाब से। अगर सरकारी सारे काम होते हैं, और मान लो कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में बहुत सारे खर्चे होते हैं और वो आपके डिवीजन में, तो भी वो डिविजनल नहीं, अकाउंटेंट मतलब हॉस्पिटल्स नहीं आते हैं। अच्छा। मेरी नॉलेज में तो नहीं है हॉस्पिटल्स आते हो, क्योंकि इसका अलग सेक्शन रहता है। हॉस्पिटल में अपना एक अकाउंट सेक्शन होगा, वो होता है, वो अलग मैनेज करते होंगे। और जैसे मान लो आपके डिवीजन में कोई स्कूल आता है तो स्कूल में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसका ऑडिट करने भी आप लोग जाते हैं? ऑडिट करने नहीं जाते, ऑडिट करने के लिए अलग होता है, वो सीएजी का रहता है ऑडिट। अच्छा, वो डिविजनल अकाउंटेंट नहीं करेगा? डिविजनल अकाउंटेंट नहीं करता। डिविजनल अकाउंटेंट बेसिकली डिवीजन का ही काम करेगा। डिवीजन के अंदर जो सब डिविजन आते हैं उनको ऑडिट करने के लिए जा सकता है डीए। ओके। तो उनके ऑडिट करने की पावर रहती है। यानी अगर कोई सड़क बनी तो उसका बिल पास तुम्हारे यहीं से होके निकलता है? हाँ, डीए के साइन होते हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साइन होते हैं उस पर, जो चेक होता है बेसिकली। समझ गया। अच्छा, जो चेक होता है उस पे डीए के साइन होते हैं, और जो बिल होता है वो भी डीए के थ्रू, क्योंकि वो फाइनेंशियली चेक वो आप कर रहे हो, मतलब उसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिविजनल अकाउंटेंट है। अच्छा, आप ही हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिविजनल अकाउंटेंट है। तो तूने यार 5 साल किया तो मन तो तेरा लग ही गया था डिविजनल अकाउंटेंट में? बस एक्चुअली 5 तो मैं स्टार्टिंग के 2 साल तो प्रोविजन पे था सर। उसमें तो फील्ड में मिलता है? फील्ड में नहीं मिलता है। 3 साल मैं पुणे में पोस्टिंग था, तो इसलिए मतलब जॉब मुझे, जैसे मेरे सीनियर्स बताते थे कि अच्छी जॉब है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, प्रमोशन अच्छा है,
तो इसलिए मेरा मन भी नहीं किया था कभी एग्जाम देने या फ्यूचर में कभी। हाँ। तो पर ये लास्ट ईयर थोड़ा सा यूं हुआ कि थोड़ा फैमिली रीजंस की वजह से घर के नजदीक आना है। घर के नजदीक आना है, तो इसलिए मैंने तैयारी स्टार्ट की 2024 में। अच्छा, तो पहला सवाल आपने दिया कि डिविजनल अकाउंटेंट काम क्या करता है, कि जितने भी उसके डिवीजन के अंदर प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे सड़क बनना हो, पुल बनना हो, नालियां बननी हो, जो बननी हो, उसमें सब डिविजनल अकाउंटेंट के हाथों से वो चेक भी साइन होगा और वो बिल भी वेरीफाई होगा। बेसिकली एक फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो डिविजनल अकाउंटेंट उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताना कि डिविजनल अकाउंटेंट का प्रमोशन का स्किल कैसे कैसे है, कितने कितने साल में किस किस पोस्ट पे पहुंच जाता है? डिविजनल अकाउंटेंट जैसे फर्स्ट जो होता है वो डिविजनल अकाउंटेंट ज्वाइन करता है, उसके 4200 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे ज्वाइन करता है। हाँ। उसके बाद DA2 होता है, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर 2, और वो 4600 ग्रेड पे है। लगभग मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 5 साल है, और 5 साल में होते भी हैं प्रमोट? होते हैं 5 साल में होते हैं। जैसे वो डिपेंडिंग ऑन द कैडर। अब एक्चुअली क्या हो गया ना कि काफी सारे कैडर फिल हो गए हैं, तो वो थोड़ा प्रमोशन डिले होने लगा, हो गया, स्लो हो गया है। तो DO2 होता है, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर 2, उसके बाद होता है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर 1, और उसके बाद सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर। सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड A पोस्ट आती है, वो 5400 में आती है। तो 5400 तक आप लोगों का प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन तो। और अब मुझे बताना कि डिविजनल अकाउंटेंट की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको, और कितने टाइम की रहती है? ट्रेनिंग में अभी क्या है ना, जैसे आप स्टेट वाइज एक्चुअली क्या है ना, जैसे DA की जॉब स्टेट पर ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि आप रिक्रूट तो CAG के द्वारा हो, पर आप को ना स्टेट में अटैच कर देते हैं। आपको जो कैडर मिल गया, अब वो वहाँ का जैसे AG ऑफिस होता है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस होता है, वो डिसाइड करता है कि आप कैसी ट्रेनिंग। हर जगह हर स्टेट में अलग क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। जैसे तुम्हारे यहाँ क्या था? महाराष्ट्र में ऐसा सीन था कि हमें जो 2 साल ऑफिस में ही रखा था, AG ऑफिस में ही रखा था। अच्छा, वहीं पे ट्रेनिंग इन द सेंस अलग अलग सेक्शंस में काम बताते थे, और वो होता था 6 महीने के लिए हमें एक जो वहाँ का नागपुर में डिवीजन है, वहाँ के DA से अटैच कर देते थे हमें, भैया तुम इसके अंडर काम सीखोगे। और कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि आपको इनिशियल पोस्टिंग ही डिवीजन में दे देते हैं। स्टार्टिंग से ही आप ऑल द प्रोबेशनर हो, पर आपको डिवीजन में पोस्टिंग दे देंगे, और वहां पे आप उनके अंडर में काम सीखोगे, या फिर खुद ही आप इंडिविजुअल चार्ज लोगे। तो हर एक स्टेट वाइज ही वेरी करता है सर। और ट्रेनिंग में बेसिकली एक वो एग्जाम होता है, आपका क्लियर हो जाना चाहिए, DAG एग्जाम होता है। अच्छा, वो इजीली हो जाता है सबका? मतलब हाँ, 1-2 अटेम्प्ट तो काफी मिलते हैं, हो जाता है, पर बच्चा कर लेता है। हाँ, हो जाता है। अब आते हैं तेरी अगली जर्नी पे कि 2024 में तेरा रैंक है सिर्फ 38 रैंक है, CGL 2024 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, और आपने कोई कोचिंग नहीं ली, ना कोई ऑनलाइन मदद की ली किसी तरह की। तो इसकी तैयारी कब करनी स्टार्ट? इसकी तैयारी सर 2024 में माने चलिए आप मार्च अप्रैल, मतलब इसी के अराउंड तैयारी करनी स्टार्ट की थी। ओके ओके, रणनीति क्या बनाई तैयारी करने की, कैसे कर रहे थे? रणनीति एक्चुअली क्या है सर, मैं स्टार्ट करूं तो सिलेबस तो मेरा ऑलमोस्ट एक तरह से हो गया था, बस एक, लेकिन वो तो भूल चुका होगा बहुत सारा। हाँ, काफी सारा, और पैटर्न भी चेंज हो गया था। पैटर्न चेंज हो गया 2017 में, और 24 में तो दिन रात का अंतर है। तो फर्क है, मैथ के क्वेश्चंस अलग तरह के आते हैं, और अब जैसे प्री क्वालिफाइंग हो चुका है, और क्या नाम है, पहले डिस्क्रिप्टिव था तुम्हारे? हाँ, डिस्क्रिप्टिव 3 होता था। और अभी मेंस में भी वो Tier 2 में भी GS आती है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से थोड़ा मॉड्यूलेट करना था कि मुझे GS पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अब की बार। बिल्कुल। तो मुझे ये था कि मैथ का सिलेबस मैंने क्या पूरा एक तरह से मुझे रफली आइडिया था, तो मैंने स्टार्ट किया मॉक से। अच्छा, सीधा मॉक टेस्ट से? सीधा मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैं देखूं कि हूँ कहाँ पे अभी, मैं इसी स्टेज। तो जो पहला मॉक टेस्ट था उसका स्कोर क्या था? उसका था सर 120-130 के अराउंड। अच्छा स्कोर रहा है यार, बिना इतने साल तैयारी छोड़ने के बाद फिर से मतलब रीजनिंग में सर मुझे लगता नहीं कोई तैयारी इतना ज्यादा की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक। रीजनिंग में 40 तो अराउंड आ ही जाते हैं, मतलब 40-45। और रहा इंग्लिश मेरी ठीक है, तो इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर हो जाता था। तो और GS बचता है, तो GS ही सबसे मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट था। और मैथ का भी ये क्या है, बेसिक मुझे चीज पता था, बेसिक फॉर्मूलेज और वो ये सब था, तो इसलिए मुझे लगा कि चल अभी यहाँ पे हूँ, इस स्टेज पे हूँ, 120-130 के अराउंड पे हूँ मैं, तो मुझे बट लेके आना था कि 150 तो क्रॉस करना ही करना है कैसे भी करके। जब मैंने 2017 में दिया तब भी मेरे 163 कुछ थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे था कि 150 तो लाने ही लाने हैं, और साथ में ये था कि
मुझे जेएसओ, अगर जैसे जेएसओ, क्योंकि नॉर्थ में आने के लिए सर मैं श्योर नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक भी आ जाएगी। अच्छा, तेरा टारगेट केवल नॉर्थ में आना था। हाँ, मतलब वो क्लियर था मुझे कि पोस्ट कोई भी मिले लेकिन नॉर्थ पकड़ना है। हाँ। नॉर्थ आना था, तो इसके लिए मैंने सोच लिया था कि जेएसओ की कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए। तो लेकिन जेएसओ के लिए तो फिर स्टैट्स भी करना पड़ेगा। स्टैट टियर 2 में स्टैटिक सब्जेक्ट होता है बस। हाँ। वो तो मैंने किसी से पूछा था जो ऑलरेडी जेएसओ वर्किंग है, तो कहता है कि टियर 1 कर ले, टियर 2 के टाइम में जो मिलता है उसमें आराम से हो जाता है, वो एक महीने हो जाता है, स्टार्ट हो जाएगा 1 महीने में। तो उसके बाद तो अब आप जेएसओ के लिए कट ऑफ आई थिंक 170 गई थी लास्ट टाइम, तो मुझे ये था कि 170 प्लस लाने पड़ेंगे। तो मैंने इसलिए अपना टारगेट जो है बहुत हाई रखा था शुरू से ही कि 170 का मेरा 170 प्लस 175 मान के चलिए, तो टू बी सेफ साइड 175 लाने पड़ेंगे। तो वो मुझे था कि अब उसके हिसाब से आप 175 देखे तो आप 25 नंबर बचते हैं, आपको कटने के लिए बहुत ही कम स्कोप बचा है। तो वो मैंने ये सोच लिया था कि नंबर कहीं भी हो कट, जैसे जो भी वीक पॉइंट्स बचते हैं, जैसे अब क्या है ना, आप जीएस में आपके बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो जाके मतलब पहले ऐसे होता था 30 नंबर आते थे, अभी फिर भी थोड़ा यूं है कि बच्चों के स्कोर आ गए हैं, 40 नंबर भी आते हैं, बिल्कुल 42 भी आते, 45 भी आते हैं कईयों के। तो मुझे वो गैप कवर करना था, और जीएस का तो स्टडी ऐसा है कि आप 1 महीना छोड़ दो तो बिल्कुल भूल तो फिर जाओगे। अप्रोच क्या लिया जीएस के लिए? अप्रोच सर काफी दिन तक तो मैं ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा था कि बुक्स कौन सी लूं, लूसेंट, क्योंकि उस टाइम पे मैंने लूसेंट पढ़ी थी 2017 में, पर अब इतनी मुझे फील नहीं हुई लूसेंट इतनी वर्थ है उसकी अब। हाँ, इतनी मतलब रेलेवेंस फील नहीं हुई उसकी, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए थे। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले तो पीवाईक्यू ही देखे पिछले 3-4 साल के, सबसे पहले तो वही करना होता है। मुझे लगता है कि जो भी स्टार्ट करे ना, उसका सबसे पहले पीवाईक्यू ही देखने चाहिए और उसी से गो थ्रू हो जाना उसी चाहिए। से 3-4 साल के आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने सॉर्ट आउट किया जीएस के लिए स्पेसिफिकली देखे तो, जैसे स्टैटिक पार्ट होता है जो, जैसे मुझे पता हर साल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, डांस से क्वेश्चन आ रहा है, जो पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद ये म्यूजिक होती हैं जैसे, उनसे क्वेश्चन आ रहा है। तो वो एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें मैं मार्क्स नहीं मतलब खो सकता, वो टॉपिक करने में 2 दिन लगते हैं मैक्स। अब यूट्यूब पे वीडियो मिल गई थी उनकी, नहीं तो टेलीग्राम वगैरह पे उनकी वीडियो देख ली थी मैंने। मेरे जीएस में बेसिक्स ठीक थे, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वगैरह का थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था पहले। अच्छा। बीच में। और मैंने मतलब स्टेट पीसीएस का एक्चुअली मेंस भी लिखा हुआ है 2 बार, तो इसलिए मेरे जीएस भी मतलब कंसेप्चुअल के लेवल पे ठीक थी, पर एसएससी में थोड़ी अलग आती है। एसएससी फैक्चुअल और क्राइमिंग पार्ट वैसा टाइप का है, तो मुझे कंसेप्चुअल वाली इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की भाई नहीं थी, मुझे था बस जो याद करना और कैसे याद करना है वो ज्यादा जरूरी था। और जीएस से नंबर कितने थे मेंस में? 53 तो रॉ स्कोर था सर। अच्छा जी, ठीक था। और प्रीलिम्स में क्या स्कोर रहा था टोटल कुल मिला के 200 में? प्रीलिम्स में 176 था नॉर्मलाइज स्कोर। अच्छा स्कोर था। मेरा एक्चुअली टारगेट यही था कि जैसे मैंने प्रीलिम्स दिया था तो मेरा टारगेट 175 का था, मेरे मार्क्स आए 176 पॉइंट 177 होंगी, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। और मेंस का मेरा टारगेट था 350 या 354 आएंगे, मुझे ऐसा लगता था कि 354 आएंगे। और आए कितने? मेरे 353 मार्क्स आए। अच्छा, और सोचा यही था लगभग? मतलब ये सोचा था कि मेरे मार्क्स के बारे में, मैं रैंक के बारे में कभी श्योर नहीं था। हाँ, मार्क्स का मुझे टारगेट रहता था, मतलब इनफैक्ट फोन में फोटो भी होगी वो मेरी, मैंने टारगेट लगा रखा था कि हाँ इसमें इतने लेने हैं, इसमें इतने लेने हैं, इसमें मतलब श्योर था कि जैसे फर्स्ट सेक्शन में 170 प्लस आने हैं तो 1 लाने ही है। और मैथ में जैसे फुल थे, और रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चन गलती तो 81 नहीं, 3 क्वेश्चन छोड़े थे या पता नहीं क्या था, 81 थे शायद, तो वो मेरे 171 आए उसमें भी। अच्छा, और इसमें टाइम कितना देता था पढ़ने में? पढ़ने में तो सर जैसे डेली का 5-6 घंटे तो निकालना ही था, मतलब 5-6 घंटे में हो जाता था काम? मतलब मेरे लिए इनफ था, क्योंकि मतलब हर एक का क्या है ना, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा अलग कैपेसिटी होती है हर एक की, और ना तैयारी का एक वो जो क्राइटेरिया है कोई भी किसी पे नहीं फिट बैठता है। मतलब मैं बोलूँ स्ट्रेटेजी वो किसी और बच्चे की नहीं आएगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, और पीसीएस की तैयारी की हुई है तो पकड़ अलग थी, मेरा अलग लेवल था उस टाइम पे भी, इसलिए थोड़ा सा ना वो मॉड्यूलेट करने की जरूरत है। कई बार क्या लगता है, हमें लगता है यार 10 घंटे नहीं पढ़े, तो मुझे खुद जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, 17 में तो कंपटीशन इतना नहीं था, और
अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप बता होगा कि नहीं होगा, तो वो एक फियर ऑफ फेलियर तो हमेशा ही रहता है, हर एक को सबको ही रहता है। और जो नए एस्पिरेंट है उनको भी रहता है और पुराने हैं उनको भी है। मतलब फिर आप जैसे एग्जाम में नंबर आना ना आना मतलब आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है ना, वही बात है। अच्छा, मुझे सचिन ये बता कि मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है, बच्चों को किस समय मॉक टेस्ट देना चाहिए? आप एज ए फ्रेशर पूछे तो मैं बताता हूँ कि मॉक टेस्ट आप एक बार मतलब 1 महीना पढ़ लीजिए, 1 महीना पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। 1 महीना नहीं तो 2 महीना तो पढ़ ही लीजिए। बिल्कुल आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो 2 महीना तो पढ़िए आप। ठीक है। आधे तो तैयारी वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर 2 महीने बच गए आप सस्टेन करके तो आप मॉक लगा लीजिए, अब नहीं लगा पाए तो मतलब छोड़ दीजिए, किताब बंद कर दीजिए। तो तो 2 महीने में आपको क्या है, थोड़ा सिलेबस मैथ के 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, जेन्युइन बात है। ठीक है। और इंग्लिश का कुछ समझ में आ जाएगा कि बेसिक रूल्स क्या है थोड़ा सा। जैसे क्या टीचर भी पढ़ाते हैं ना, तो वो PYQ में मतलब से सोल्व करवाते हैं, तो आपको आइडिया लगता रहता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस टाइप का थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बनती रहती है। तो और रीजनिंग में भी ऐसा ही है। रीजनिंग आप तो 2 महीने में आपको आइडिया लगा कि मैं कहाँ कितना, थोड़ा सा मतलब कुछ 20, 30, 40 कुछ तो सिलेबस कंप्लीट होगा ही आपका। तो 2 महीने आप पढ़िए उसको, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई अब मैं मॉक लगा सकता हूँ। तो 2 महीने आई थिंक एक फ्रेशर के लिए स्टार्ट करने के लिए ठीक टाइम है। मार्क्स कितने भी हैं, डजंट मैटर। मैंने जब 2017 में फर्स्ट टाइम दिया था, उस टाइम पे 85 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा। 2017 में एज ए फ्रेशर। तो मार्क्स कितने भी आए, हमारे टीचर ने कहा था मार्क्स कितने भी आए डजंट मैटर, आप देना स्टार्ट कीजिए। आप क्योंकि आपको पता लगेगा ना आप खड़े कहाँ पे हो, आप इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। आप जब तक दोगे नहीं एग्जाम को, मॉक टेस्ट को, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जरूरी एक पार्ट है। हाँ बट एक थोड़ा सा यूं होता है ना कि बच्चों को यूं भी नहीं होना चाहिए कि सीधे ही पहले दिन आते ही मॉक लगा दिया। आपको सिलेबस का पता नहीं है, आपको कुछ एक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। तो पहले आप 2 महीने पढ़ लीजिए, आपको सिलेबस का आइडिया होगा, पैटर्न का आइडिया, कुछ तो आइडिया होगा। उसके बाद आप एक मॉक लगाइए, फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ मैं इस लेवल पे स्टैंड करता हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अभी जो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो सिलेक्शन हुआ 38 रैंक पे, इसके लिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें असेसमेंट कैसे करते थे? असेसमेंट तो सर एक्चुअली क्या है ना कि ये वाला पार्ट मैं स्पेशली फोकस में रखता था। एक तो क्या है, आपको कभी भी एक मॉक टेस्ट मत लगाइए, मतलब एक चैनल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक प्लेटफॉर्म से मत लगाइए, 2 या 3 हो सके तो वेरी कर लीजिए। नो डाउट हर एक के अच्छे नहीं होंगे, जो मतलब फेमस से हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक हो गया, ऑनलाइन बोर्ड हो गया, एक RB लर्निंग, मतलब कुछ वीकली वाले भी आते हैं। हाँ, जो फ्री के रहते हैं, फ्री के रहते हैं, आप उनमें लगा लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि नो डाउट थोड़े से टफ रहते हैं वो, बट आपको यूं पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे इसमें भी स्कोर कर रहे हैं इतना अच्छा, इतना टफ एग्जाम होने के बाद भी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी उस लेवल तक पहुंचना है। तो आप उसमें क्या है, देखिए कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आप मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, कैलकुलेशन में टाइमिंग कहाँ लग रहा है, और या फिर आपके कंसेप्ट कहीं पेंडिंग तो नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपके कहीं छूट तो नहीं रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जैसे रेस वाले क्वेश्चन हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो आपको एक बार आइडिया आ जाएगा कि नहीं मैं इस क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, बार बार फंस रहा हूँ, तो आप उसको टॉपिक को दोबारा कर लीजिए। ठीक है। तो ये वाला मेरा स्ट्रेटेजी रहती थी कि मुझे लगता था कि यार ये वाला टॉपिक मुझे करने की जरूरत है, तो मैं दोबारा कर लेता था। समझ में। तो टू द पिन पॉइंट करने की जरूरत रहती है। एज अ मतलब आप मॉक टेस्ट कैसे, एज अ रिफ्रेशर लगाइए या फिर रिपीटर कैसे भी लगाइए, तो स्ट्रेटेजी वही रहती है कि आपको यूं आइडिया लगे कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, आपको पर्टिकुलर सेक्शन समझ में आ जाएगा। और जो जैसे मॉक टेस्ट एक बार एक लेवल तक पहुंच गए आपको, जैसे क्या होता है ना, अब 150 आने लग गए आपके, तो आपको उससे भी ज्यादा लेके आने हैं, और उसमें बहुत टफ हो जाता है वो, क्योंकि जैसे जैसे आपके मार्क्स आ जाते हैं ना, एक एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार क्या होता है, आपके एक टेस्ट में आए 160, नेक्स्ट में आ गए 140, लगता है यार ये तो तुक्के से आ गए थे, अब की बार तो पता नहीं। और सेल्फ डाउट होना, सेल्फ डाउट रहता ही है। मतलब ये लर्निंग फेज होती है ना तैयारी वाली, तो पूरा ऐसी ही रहती है, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स, कभी लगता हो जाएगा, कभी लगता नहीं होगा। और मॉक टेस्ट में टाइम मैनेज कैसे करते थे, कौन सा सेक्शन पहले लें, कैसे करें? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही आई थिंक। एक लेवल के बाद ना आपकी जैसे तैयारी जब मतलब यूं हो जाए ना कि हाँ मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, ऑलमोस्ट यूं हो चुका है कि अब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते कि बट हाँ जो सब बच्चे करते हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सारे सब्जेक्ट का, GS का, मैथ का, इंग्लिश का, सबका कर लिया है मैंने।
फिर भी आपको मतलब जैसे टॉप जो 100-200 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आने के लिए ना थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ता है। जैसे स्मार्ट लेसन्स आपको जो फर्स्ट 1 घंटा है मैथ का और रीजनिंग का रहता है, टीयर 2 की बता रहा हूँ मैं। टीयर 2 में जैसे आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है कि मुझे नहीं आता है तो मैं छोड़ूंगा, बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी Skipping। स्किपिंग वाली। और ये एक टीचर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, ऑनलाइन ही देखे थे, ये स्किप कैसे करना है आपको ये समझ में आना चाहिए। अटेम्प्ट क्या होता है, आपको ये लगता है कि कोई इजी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ मेंस में भी हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बट इजी ही आया था, तो वो मुझसे नहीं हुआ और मुझे लगा कि यार इतना बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं हो रहा, बट मैंने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया, नहीं हो रहा। एक बार मैंने ट्राई किया, शायद 2 बार भी किया था, बट दूसरी बार भी नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, वो नेक्स्ट पे आते हैं। और जब मेरा एक गो थ्रू हो गया 30 क्वेश्चंस के जब मैथ के, तो मैंने दोबारा किया तो वो फर्स्ट टाइम में ही हो गया था वो। तो वो ये मेंटल लेवल पे आपको हमेशा यूं रहना है कि यूं नहीं रहना कि हर एक क्वेश्चन करने हैं। तो जो वो 30 क्वेश्चन है ना, मान के चलिए आपको 25 तो सही होंगे ही होंगे, 25 आते ही होंगे, बचे जो 5 क्वेश्चन ना, वो उनमें थोड़ा आपको स्मार्टली खेलना है। जो 5 क्वेश्चंस का गेम है ना, वही आपकी मतलब आप उनमें अगर फंस गए ना तो आपके बाकी 25 क्वेश्चन भी खराब कर देगा। तो वो एक एक क्वेश्चन, एक एक मिनट आपको बहुत ज्यादा मायने रखता है वहां पे। उस टाइम पे मतलब आप उन 5 क्वेश्चनों के लेके 25 क्वेश्चन नहीं खराब कर सकते। 25 क्वेश्चन अच्छे कर लीजिए, वो 5 में से 3 तो हो ही जाएंगे आपके। वो 2 क्वेश्चन नहीं भी हो तो भी कोई नहीं, अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, और बहुत सारे बच्चे ये बोलते भी हैं कि 1 गो, 2nd गो, 3rd गो, ये वाला पैटर्न अच्छा काम करता है। ये करते हैं सब कि 1 गो में केवल वही पकड़ो जो छोटे लैंग्वेज में जल्दी से समझ आ रहा है, 2nd गो में वो पकड़ो जो थोड़े से ठीक से हैं और टाइम है, तो फिर उनको धीरे धीरे करके सोल्व करते चले जाओ। और 3rd गो में वो क्वेश्चन जाओ जो 2nd गो में आप कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहे थे। एक बच्चा कल बता रहा था मेरे साथ बैठा हुआ कि मैं 8 चौक 24 करे जा रहा था, 8 4 24 में बार बार वही गलती करे जा रहा था, लेकिन बोला मुझे क्या ये वाली 8 काम आई। मेरे को जब दिक्कत हुई, आंसर नहीं मैच हो रहा, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया वहीं पे। और जब मैं 3rd गो में दोबारा से आया ना उस क्वेश्चन पे, तो कहता है 1 सेकंड में 8 4 32 हुआ और तुरंत आंसर निकल के आ गया। कई बार क्या होता है कि हम एक जगह स्टक हो जाते हैं और लगातार उस पर काम करते हैं, तब भी वो नहीं होता ऐसे होता है। वो यही जो मेरे साथ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, उसमें मैं ऐसे ही स्टक हो गया था कहीं, और वो बहुत कोई माइन्यूट सी मिस्टेक की होगी, मुझे भी याद है। तो वो बार बार वो आप फिर उसके बारे में सोचने लगोगे ना, तो आप उसका टाइम वेस्ट करोगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप बिल्कुल वेस्ट कर पाओ वहां पे, ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताना कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, और क्योंकि इसमें बच्चे के लिए कंफ्यूजन ये रहता है कितने दिन में पढ़ें, कौन कौन सी चीज दोबारा पढ़ें, क्या हर चीज दोबारा रिवाइज करें, तो क्या तरीका बेस्ट होगा आपके हिसाब से? एक्चुअली मुझे लगता है रिवीजन ना किताब खोल के नहीं होता, किताब बंद करके रिवीजन ज्यादा सही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज पढ़ ली 1 घंटा, आपको पता है कि आपने ये पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है, दिल्ली सल्तनत, ये मुगल सल्तनत, मुगल पीरियड पढ़ लिया आपने, तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप बुक्स बंद कर दीजिए। 15 मिनट के 1 घंटा पढ़ा, आप बंद कर दिए, 15 मिनट आप सोचिए आपने पढ़ा क्या, एक बार नोटबुक पे लिख के देखिए कितना याद कितना आ रहा है, जो रिटेंशन वाली चीज है वो कितनी है आपकी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल मेरी वो, मुझे लगता है वो ज्यादा काम आता है रिवीजन में। अच्छा, अब रिटेन कितना कर पा रहे हैं वो बेसिकली काम आएगा। किताबों में तो हर में सेम मतलब लिखा ही हुआ है कि ये कब हुआ, वो कब, ऑलमोस्ट सेम सा मटेरियल है, आप पढ़ेंगे तो, बट आप कितना याद है वो ज्यादा मायने रखता है ना। तो रिवीजन का यही है कि आपके जो एक्टिव रिवीजन होता है बेसिकली, आप पढ़े जा रहे बोर, इतना मतलब बहुत बोरिंग होता है कंटिन्यूअस रीडिंग, तो आप बंद कर दीजिए, आप थोड़ा सा सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या लिखा था, उसके बाद क्या टॉपिक था, उसके बाद क्या, एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी कई बार काम आ जाती है, जैसे उसके बाद ये था, हाँ वो ये था, तो मतलब आप दिमाग में चलने लग जाती है चीजें आपको। कई बार फिर क्या है, आप मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में सोचते रहते हैं, नहीं इसका पीरियड ये नहीं था, इसका पीरियड वो था, उस टाइम पे आप जो भूल गए वो उसको फिर बुक में लिख लीजिए। जेन्युइन पॉइंट है। अच्छा, आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों लिया? आपके पास तो जब 38 रैंक थी और आपको स्कोर कार्ड तो पहले से पता ही था कि मेरा स्कोर ठीक है, लगभग रैंक अच्छी आ जाएगी, तो फिर आपने एमईए ट्राई क्यों नहीं किया? एमईए का एक्चुअली सर मुझे मतलब थोड़ा दिल्ली में रहना था या घर के पास रहना, थोड़ा सा वो फैक्टर था। मुझे किसी ने, जो एक फ्रेंड है उसने गाइड किया कि अगर आपको आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना है, तो बेटर रहेगा कि आप दूसरा डिपार्टमेंट चूज करो। आउट ऑफ इंडिया जाना है तो अच्छा है एमईए उसके लिए, पर आपको तो फिर अगर आपको दिल्ली रहना था, घर के नजदीक था, फिर आपने सीएसएस क्यों नहीं किया?
CSS एक्चुअली मैं DA करके आ चुका बोर हो गया ऑफिस बोल हाँ, ऑफिस वर्क मतलब, और इसमें तो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, मतलब CSS हाँ CSS में अटेंडेंस रूल एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता था कि मैं शायद कर भी पाऊंगी कि नहीं, CSS वाली थोड़ा फ्री लाइफ चाहिए थी। थोड़ा सा वो फैक्टर था। नाइस। अच्छा, मैथ में कैसे अप्रोच लेनी चाहिए एक बच्चे को तैयारी करते वक्त, मैथ में सर, खासकर फ्रेशर बच्चे की बात? फ्रेशर के तौर पे बताऊं सर, मतलब सबसे जो मेन जो है ना, कि पहले तो सिलेबस ही कंप्लीट करो। सिलेबस एक बार करने में, कि बच्चों को क्या लगता है कि जैसे आज मैंने टॉपिक पढ़ा, या फिर एक हफ्ता मैंने एक हफ्ते में टॉपिक हुआ है कोई, तो वो उसने कोई टेस्ट भी दे दिया बाई चांस, तो वो सोचेगा यार मुझसे तो बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं। बट आप ये सोचो ना कि एक हफ्ते में आपने फॉर एग्जांपल परसेंटेज किया है, परसेंटेज के कौन से क्वेश्चन है जो नहीं हो रहे हैं, बस आप उस पर फोकस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं हो रहे हैं वो ठीक है, वो बात की बात है। आप परसेंटेज में आप कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं, PYQ आप परसेंटेज हर एक चीज, मतलब जैसे आपकी मैंने फर्स्ट टाइम वही 7300 आपकी उस टाइम बहुत फेमस थी, तो मैंने हर एक बच्चा वही यूज करता था। तो मेरा ये था, जब सर पढ़ा देते थे वो ये कहते थे कि आपका जो टॉपिक हो गया एक बार कंप्लीट, उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। जेन्युइन बात है। तो वो एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट 6 महीने लग जाते हैं जब एज अ फ्रेशर करते हो तो आप, तो वो सिलेबस कंप्लीट, बट आप 6 महीने बाद आप देखोगे ना कि बिल्कुल ही सारा, एक तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लगभग आप सारे PYQ से क्रॉस हो चुके हो, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और मार्क्स भी बढ़ने लग जाते हैं, नो डाउट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं जैसे पार्ट सिली मिस्टेक्स वाला, कैलकुलेशन वाला, ये जो होते हैं मिसलेनियस चीजें होती हैं जो तैयारी के बाद, मतलब आपको फॉर एग्जांपल आप मेंसुरेशन कर रहे हैं, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही नहीं पता है, तो आप क्या शॉर्टकट लगा लोगे? पहले तो वो सीखिए ना, पहले तो आप ये फॉर्मूलाज वगैरह वो बेसिक से एक बार गो थ्रू होना ही पड़ेगा। वो और कई बार पेपर में ऐसा होता है कि उस सर्टेन टाइम पे मतलब इतना प्रेशर होता है कि आप ट्रिक लगा भी नहीं पाते हैं सर। जनरली ये बात मुझे जब मैं 2024 में तैयारी कर रहा था तब मुझे फील हुई, और ये बहुत ज्यादा लगती थी कि यार मैं शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर रहा हूँ, क्या पता ज्यादा टाइम लग जाए या टाइम लग जाए। तो वो ये कहते थे कि आपके फर्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखा, जो फर्स्ट टाइम माइंड में जो भी तरीका है वही अटेम्प्ट कर दो, नो डाउट वो थोड़ा लंबा हो सकता है, इतना ही तो होगा, बट वो फर्स्ट टाइम क्लिक हो रहा है, वो सबसे फास्टेस्ट हो रहा है। अब उस टाइम पे ये नहीं सोच सकते कि सबसे छोटा है कि नहीं है, वो सबसे बेस्ट है उस टाइम के लिए। हो सकता है थोड़ा 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, 15 सेकंड, बट आंसर सही दिया उसने एक तो आपको, और अगले के लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे तैयार करें? तैयारी का टाइम ऐसा है कि अप डाउन्स इमोशंस का होता ही रहता है, एक दिन मन करता है, एक दिन नहीं करता, 2 दिन करता है, 2 दिन नहीं करता, ऐसा चलता ही रहता है, ये कांस्टेंट चीज है। पर मैं ये कहूंगा कि जैसे आप डेली पढ़ लीजिए, मतलब चाहे किसी दिन नहीं मन कर रहा 2 घंटे ही पढ़ लीजिए। आप कुछ ऐसे कई बार ना, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे यूट्यूब वगैरह देख लिया, थोड़ा सा पॉजिटिव इन इन्वायरमेंट में रहिए। मैं भी खुद देखता था, काफी फॉलो करता था इन सब चीजों को, तो उनसे यूं रहता था कि नहीं करना है तो करना है, वो वाली बात होती है एक कॉन्स्टेंट। बस एक्सटर्नल तो यूट्यूब से आ गया, फ्रेंड से आ गया, वो सब होता है, पर एक जैसे हैबिट बनाना, मतलब जो डिसिप्लिन है ना, कि मुझे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी जाना है, तो लाइब्रेरी जाना ही है एट नो कॉस्ट, मतलब वहां पे जाके पढ़ना है, मतलब ठीक है, क्या बात है। तो वहां पे एक फिक्स टाइम है कि 8 बजे मुझे जाना है, तो मतलब जाना ही है। जैसे मतलब जब मैं 17 में कर रहा था प्रिपरेशन, तो मेरा फिक्स टाइम था कि 8:30 बजे मुझे लाइब्रेरी पहुंचना है, तो पहुंचना है, चाहे उस टाइम तक मैंने खाना खाया है नहीं खाया है, डजेंट मैटर, मुझे पहुंचना है वहां पे। तो वो वाला एक यूं रहता है ना कि जब डिसिप्लिन आ गया कि नहीं पहुंचना है, और जब आप जैसे आपका जो ग्रुप रहता है वो आप देखते हो कि यार वो पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा वो एक फैक्टर भी आ जाता है। 2024 की तैयारी में ये सब नहीं था मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे कोई तैयारी नहीं कर रहा था, मेरे साथ वाले सब अलग हो चुके थे। हाँ, वो और 2000 जो मतलब बैचमेट थे मेरे, मतलब 2017 के जो DA थे, वो सब मतलब सेटिस्फाइड थे कि अब तो हमें कोई और तैयारी नहीं करनी है। तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था तैयारी करना, कि भाई, और थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी कई बार आ जाता था, तो वो मैनेज करना वो थोड़ा टफ था। वो कैसे करते थे फिर चीजों को तैयार? मतलब यूं था कि आने के बाद सर, जैसे ऑफिस से आए तो उसके बाद मेरा था ये कि 1 घंटा आगे सोता था मैं, फिर पढ़ने बैठ गया, 1-2 घंटा पढ़ा, फिर खाना खाया, फिर रात को दोबारा 10 बजे पढ़ने बैठ गया, फिर 2 या 3 बजे, फिर मतलब मेरा क्या है कि मैं टाइम नहीं देखता, फिर वो आदत बन गई वो बैठ के पढ़ने की। अब क्या है ना, जैसे आप टेस्ट लगा रहे हो वीक में,
या फिर बीच में टेस्ट लगा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपका स्कोर 160 जा रहा है, 150 जा रहा है, या आपके जितने भी नंबर कट रहे हैं 120 100 जो भी स्कोर जा रहा है आपका, आप लैग कहाँ कर रहे हो, आप उसको कवर कर दीजिए, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लग जाएगा। आपको ये पता है कि ये चैप्टर नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल या इस चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने लग रहा है और यही मुझे नहीं आ रहा। यही मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उसको करने के लिए भी मोटिवेशन तो मुझे लगता नहीं जरूरत है, आप उसको चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए बस। अच्छा सचिन, तूने बहुत सारी नौकरियां बदल ली हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बाद डिविजनल अकाउंटेंट, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब अगली रहा पीसीएस यूपीएससी या अब शांत? अभी तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ सर क्या करना है क्या नहीं, पर यूं है कि जब करूंगा तो मतलब फोकस होके करूंगा और मतलब दिल लगा के करूंगा यूं। और ये बहुत जरूरी है कि आप कम काम करें लेकिन जो करें मन करके। मेरा सर यही रहा है, जैसे क्या है, जब भी मैंने एग्जाम दिया मेरा यूं नहीं है कि मतलब हाँ एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, नहीं करना है तो सिंसियरली करना, नहीं तो बुक्स बंद करके मजे करो। और बहुत काम है करने को, मतलब ये मतलब मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बहुत ही मोनोटोनस काम है, लंबे टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा। मतलब आप क्या है, टाइम भी दे रहे हो, अपनी इमोशन सब कुछ मतलब देते हो, फिर उसका आउटपुट ना आए ना तो बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाता है आदमी, बुरा महसूस होता है। तो वो इसलिए एक बार करो, या मैक्स आपकी किस्मत साथ ना दे तो 2 बार या 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। आप मन लगा के उस टाइम पे ऐसा करो कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि आपका सीजीएल में ना हो, किसी और पोस्ट में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो 17 में था, मैंने तैयारी की थी सीजीएल की, बट जो वो तैयारी है मेरा सीजीएल नो डाउट रिजल्ट अवेटेड था, मेरा सिलेक्शन एटीसी में, वो तैयारी मुझे एटीसी में इतनी काम आ गई कि वो मेरा सिलेक्शन दिलवा दिया उसने मुझे। तो ये मैं कह रहा हूँ, तैयारी कभी आपकी वेस्ट जाएगी नहीं, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अब मतलब शर्त ये है कि आपने अच्छे से तैयारी की हो, सिंसियरली तैयारी की हो आपने, तो वो मेरा एक रहता है कि आपने अगर तैयारी की है तो आपको डेफिनेटली मेहनत की है वो काम आएगी कहीं ना कहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आप सभी को देखने के लिए। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट तक ये वीडियो देखी, जरूर कमेंट करना। और एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मन करके अपना 100% देने लग रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि जो भी आप प्रयास करें वो 100% ताकत के साथ प्रयास करें, क्योंकि थोड़ी भी कमी रह गई और रिजल्ट में थोड़ी भी कमी हो गई तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो लेकिन आपको होम पोस्टिंग ना मिले, आपका सिलेक्शन हो लेकिन आपकी चॉइस पोस्ट ना मिले, तो फिर दोबारा से आपको उसी सर्कल को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करिए, एक बार करिए, मन करके करिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।